मित्रों नमस्कार, मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं हिंदी विषय के साथ। आज का जो नया टॉपिक होगा वो होगी राष्ट्रीय भाषा। मित्रों पिछले वीडियो में आपने राजभाषा तक पढ़ लिया था। राजभाषा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। राजभाषा को संविधान में स्थान कहाँ मिला? तो मित्रों अनुच्छेद 343 बताया था आपको। कब मिला? तो 14 सितंबर 1949। मनाना कब शुरू किया? 50, 51, 52, 53 से मनाना शुरू किया। क्या मनाना शुरू किया? हिंदी दिवस। कौन सा हिंदी दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, वो कब होता है? मित्रों 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को क्यों होता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 में नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन किया। 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाने लगे। कब? 10 जनवरी को। ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना ही है। मित्रों अब बात आती है राष्ट्रीय भाषा की। तो राष्ट्रीय भाषा में राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? क्या भारत में राष्ट्रीय भाषा है या नहीं है? इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों राष्ट्रीय भाषा वो है जो भाषा पूरे राष्ट्र में बोली या समझी जाती है, उसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो मित्रों जो पूरे राष्ट्र में बोली या समझी जाती है, पॉइंट को समझिएगा, पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली या समझी जाती है उसे राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अपने भारत में कोई भी ऐसी भाषा है जिसे पूरा राष्ट्र बोलता या समझता है। मित्रों अगर देखें तो दक्षिण भारत का जो ये क्षेत्र है अपना, लगभग यहाँ से ये पूरे भारत का लगभग 30 से 35% हिस्सा है और ये पूरा हिंदी से कटा हुआ है। पूरा हिंदी से कटा हुआ है क्योंकि ये पूरा द्रविड़ का क्षेत्र है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भाषाएं चलती हैं। तो अपना कम से कम 30 से 35% राष्ट्र तो यहीं समाप्त हो गया हिंदी का। अब आप असम, नागालैंड, इम्फाल ये क्षेत्र चले जाएं, पश्चिम बंगाल को भी शामिल कर लें, तो ये पूरा हिस्सा कम से कम 10 से 15% हिस्सा हो जाता है। और अगर ये 10 से 15% हिस्सा हो जाता है जहां हिंदी कोई नहीं बोलता या जानता, तो ये प्रतिशत हो जाता है 50%। 45 से 50% हिस्सा अपने देश में ऐसा है जो हिंदी ना बोलता है और ना समझता है। तो मित्रों ऐसी भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं क्या? अपन सिर्फ किताबों में पढ़ लेते हैं कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन वास्तव में भारत जैसे देश में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। अगर परीक्षा में आ जाए बिल्कुल आप लिखिएगा कि नहीं है। हाँ, अगर प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय भाषा है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है और उसमें हिंदी है, तो फिर हिंदी पर विचार करिएगा। बाकी ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो चीज़ नहीं है तो नहीं है। क्योंकि एक पूरे राष्ट्र में बोली या समझी जाने वाली भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है। तो कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मित्रों ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय भाषा के बाद विदेशी भाषा में आए। विदेशी भाषा अपनी भाषा से इतर भाषा को विदेशी भाषा कहते हैं। मित्रों अपनी भाषा से इतर भाषा, इतर मतलब होती है दूसरी या पराई। तो जो भाषा हमारी है हम बोलते हैं, अगर हम बुंदेली बोलते हैं या बुंदेलखंडी हैं तो बघेली हमारे लिए विदेशी भाषा है। मतलब विदेशी भाषा से तात्पर्य फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज से नहीं है। हम जो बोलते हैं उससे दूसरी भाषा या अन्य भाषा, अतिरिक्त भाषा जो भी है वो विदेशी भाषा है। तो ध्यान रखिएगा विदेशी भाषा क्या है। विदेशी भाषा के बाद संपर्क भाषा, इसका प्रश्न कई बार आया है। संपर्क भाषा का, संपर्क भाषा वह है जो दूसरे देश से या प्रदेश से आए प्रतिनिधि से हम जिस भाषा में संपर्क साधें उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। मित्रों दूसरे देश से या प्रदेश से आए प्रतिनिधि से जिस भाषा में संपर्क साधें उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी आई, मध्य प्रदेश में आई या उत्तर प्रदेश में आई, तो हम हिंदी भाषी हैं और वो पश्चिम बंगाल की हैं, तो वहाँ बांग्ला बोली जाती है। तो उनकी भाषा को हम नहीं समझते और हमारी भाषा को वो नहीं समझते, तो फिर वहाँ कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि वहाँ एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा जो दोनों समझ सकें, और वो भाषा है अंग्रेजी। अंग्रेजी में बात होगी, उसे ही संपर्क भाषा कहते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है कि मध्य प्रदेश की संपर्क भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की संपर्क भाषा अधिकतर लोगों ने हिंदी को लगाया,
बल्कि हिंदी नहीं अंग्रेजी है, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि भारत के सभी राज्यों की या सभी देश की जो भी संपर्क भाषा है वो अंग्रेजी ही है, क्योंकि अंग्रेजी में ही संपर्क साधा जाता है। और इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी ही है आजकल, क्योंकि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किया, सबसे ज़्यादा देशों में अंग्रेजी को बोला और समझा जाता है, इसलिए वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। तो मित्रों ये व्यवहारिक रूप थे, व्यवहारिक रूप आपने समझ लिए। व्यवहारिक रूप के बाद अब व्याकरण शुरू करते हैं। तो हिंदी में सबसे पहले व्याकरण को ही पूरा करवाया जाएगा और व्याकरण के बाद फिर पेडागॉजी उठाई जाएगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि सर स्पीड बहुत कम है, तो स्पीड अब आएगी, क्योंकि अभी तक भाषा का चैप्टर था, भाषा में बोलने का काम ज़्यादा रहता है, व्याकरण में समझने का काम ज़्यादा रहता है। तो अब आपकी रनिंग में कोर्स आ जाएगा और व्याकरण में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके मिनिमम 1.5 महीने में कोर्स पूरा करवा देंगे और सब कुछ आपको आने लगेगा। बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो वीडियो आपके पास पहले आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आप बड़े जुड़ के पढ़िए, आप वीडियो खोलिए, बिल्कुल शांत कमरे में बढ़िया लेट जाइए बिस्तर में और बड़े आराम से जो है सुनते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, व्याकरण देखते हैं कि व्याकरण क्या है। अब व्याकरण की चर्चा करते हैं। तो व्याकरण शब्द कैसे बना? तो व्याकरण शब्द 2 या 3 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आ प्लस करण। अब आप करेंगे 2 या 3 शब्दों से मिलकर बना है, ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ किताबें 3 शब्दों से मिलाकर बना रही हैं और कुछ किताबें 2 शब्दों से मिलाकर बना रही हैं। बात एक ही है, कुछ किताबों में लिखा है व्या प्लस करण व्याकरण, और कुछ किताबों में लिखा है वी प्लस आ प्लस करण। तो मित्रों जब वी प्लस आ को जोड़ देंगे तो यण संधि के अनुसार वी के ई का या बन जाएगा और उस या में ये बड़ा आ जुड़ जाएगा, सो बड़ा या बन जाएगा। और जब वी से ई निकलेगा तो वह हलंत में हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, तो वह आधा हो गया और या पूरा हो गया। इस तरह से व्या शब्द बन जाता है। व्या प्लस करण को हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या होगी? तो व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना एवं बोलना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। फिर से दोहराते हैं, जो शास्त्र किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना या बोलना सिखाता है उसे व्याकरण कहते हैं। वी प्लस आ प्लस करण, ध्यान रखिएगा। ये परिभाषा हुई, ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई। अब व्याकरण वास्तव में बनाई किसने? अब ये प्रश्न उठता है। तो व्याकरण की अगर अपन बिल्कुल मूल में जाएं, जड़ में जाएं, तो मित्रों पूरी सृष्टि की रचना ब्रह्मा से हुई है, ब्रह्म से रचना हुई है। और परम ब्रह्म ने जो भी ज्ञान दिया, सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती, तो सरस्वती बनाई, सरस्वती का मतलब ज्ञान, और ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान दिया गया तो 2 गुरु बनाए गए। मतलब वास्तव में बिल्कुल शुरुआत में 2 गुरुओं को जन्म दिया गया, एक बृहस्पति और एक शुक्राचार्य। बृहस्पति ने गुरुओं को पढ़ाया और शुक्राचार्य ने राक्षसों को पढ़ाया। दोनों बेहद विद्वान थे, बस एक ने पॉजिटिव ऊर्जा का संचार किया और एक ने नेगेटिव ऊर्जा का संचार किया। एक ने नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाया, एक ने धनात्मक ऊर्जा को बढ़ाया। तो इस तरह से जब दोनों बेहद विद्वान थे तो बृहस्पति से अपन क्या है, पॉजिटिव ऊर्जा की ओर चलेंगे। तो बृहस्पति से किन्ने पढ़ा? देवताओं ने पढ़ा। तो सबसे पहले बृहस्पति ने जो ज्ञान दिया वो इंद्र को दिया, क्योंकि इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं। तो पहले इंद्र पढ़ेंगे, इंद्र के बाद फिर सारे देवताओं की क्लास लगती थी। तो सबसे पहले व्याकरण का ज्ञान किसको था? परम ब्रह्म को था। परम ब्रह्म से बृहस्पति में आया और बृहस्पति ने सबसे पहली व्याकरण किसको सिखाई? इंद्र को सिखाई। जो व्याकरण बृहस्पति ने इंद्र को सिखाई उस व्याकरण का नाम है ऐन्द्र, ऐन्द्र व्याकरण। ऐन्द्र के बाद बहुत सारी व्याकरणें आई, चांद्र आई, आपसल आई, शाक्टायन आई, कौमार्य आई, ऐसी बहुत सारी व्याकरणें आई, लेकिन कोई भी व्याकरण हमें मूल अवस्था में प्राप्त नहीं हुई। तो 9वें नंबर की व्याकरण आई पाणिनीय व्याकरण। इस पाणिनीय व्याकरण को ही मूल अवस्था में पाया गया और यही पाणिनीय व्याकरण
आज की व्याकरण का मूलाधार है। अब मित्रों, पाणिनि व्याकरण किसने बनाई? तो पाणिनि व्याकरण को मुनित्रय ने बनाया। वही संस्कृत में हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, मुनित्रय ने बनाया। मुनित्रय कौन है? तो मुनित्रय में सबसे पहले हैं महर्षि पाणिनि, दूसरे हैं कात्यायन और तीसरे हैं पतंजलि। जब इन लोगों ने मिल के, क्या ये एक ही समय पे थे? तो मित्रों, एक समय पे नहीं थे। महर्षि पाणिनि और कात्यायन ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, सहपाठी थे। दोनों वर्षाचार्य नामक गुरु के आश्रम में पढ़ते थे, लेकिन उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा था। 200 से 250 साल का, 150 से 200 साल का अंतर पाणिनि और कात्यायन में था। अब आपको लग रहा होगा कि सर ने तो अच्छी झूठ फेंक दी, ऐसा होता क्या? तो मित्रों, उस समय मनुष्य की आयु बहुत ज़्यादा होती थी, 1000 साल आंकी जाती थी। जैसे आज मनुष्य की आयु 100 साल आंकी जाती है, तो 100 साल आंकने पर मनुष्य कितना जीता है? 60-70 साल जीता है। इसी प्रकार उस समय मनुष्य की आयु 1000 साल आंकी जाती थी, और जब ये ऋषिगण थे तब 400-500 साल ये लोग जीते थे, 400-500 साल आयु थी। महाभारत में स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य की आयु 30 से 35 साल रह जाएगी, और अधिकतर मृत्यु असामयिक होंगी, बिना समय के होंगी, अकाल मृत्यु होंगी। तो वही चीज़ आप देख रहे हैं, सब होता भी जा रहा है। 30-35 साल में अधिकतर लोग खत्म होने लगेंगे आगे चल के, ऐसा महाभारत कहती है, महाभारत में श्लोक है। तो मुनित्रय में, जो मुनित्रय में पतंजलि, कात्यायन और जो महाभाष्य लिखा जिन्होंने, पतंजलि। तो पाणिनि कात्यायन एक आश्रम में पढ़ते थे। पाणिनि बूढ़े थे, कात्यायन यंग थे, लेकिन कात्यायन की प्रखर बुद्धि के सामने पाणिनि को प्रायः हतप्रभ होना पड़ता था, आश्चर्यचकित होना पड़ता था। दोनों में शास्त्रों में बहस होती थी, प्रायः पाणिनि हार जाते थे। जब पाणिनि हार जाते थे तो उन्हें एक दिन आत्मश्लाघा हुई, आत्मग्लानि हुई कि मैं हार जाता हूँ बूढ़ा होकर, अब मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, तप के लिए निकल जाना चाहिए। तो महर्षि पाणिनि गंगा नदी के किनारे प्रयागराज में तप करने निकल गए। वहाँ एक अक्षयवट नाम का वृक्ष है, जो मित्रों आज भी है। वह मूल वृक्ष की 14वीं पीढ़ी है, जो संगम है, संगम के ऊपर किला बना है, उस किले के अंदर है। अभी भी आप जब भी प्रयागराज जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, 14वीं पीढ़ी है वो। तो उस वट वृक्ष के नीचे या अक्षय वट के नीचे घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने नृत्यावसान अवस्था में नाचते हुए डमरू बजाया, और उस डमरू की ध्वनि को महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में सबसे पहले लिख दिया। वह डमरू कैसा बजा? अयोन रिलरिक योंग अयौच हयवर टलण यमंग गणनम झमय गणदस जब गणदस खप चटत चटतौ कपय ससर हल। इस तरह से डमरू बजा। इसी ध्वनि को पाणिनि ने सबसे पहले लिख दिया। यहीं से वर्णमाला की उत्पत्ति हो गई। वर्णमाला बनी, व्याकरण लिखी गई, तो इनकी व्याकरण जो अष्टाध्यायी थी वो बहुत फेमस हो गई, इनकी, महर्षि पाणिनि की। तुरंत पाणिनि की व्याकरण का अध्ययन कात्यायन ने किया, और उसमें अध्ययन करके कात्यायन ने वार्तिक लिख डाले। वार्तिक मतलब 1 लाइन फैक्ट। तो जब वार्तिक लिख डाले तो उन्होंने ये लिखा कि इसमें पाणिनि यहाँ ऐसा ना लिख के ऐसा लिखते, ऐसा ना लिख के ऐसे, मतलब सुधार कार्य किया। तो दोनों में विवाद हो गया, दोनों लड़ गए। दोनों शीर्षस्थ विद्वान एक ही दिन समाप्त हो गए, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को शापित कर दिया लड़ने में। महर्षि पाणिनि ने कहा कात्यायन से कि तुम जो है, पहले कात्यायन ने कहा पाणिनि से कि तुम बहुत क्रोधी हो, किसी दिन शेर से खाए जाओगे। तो पाणिनि ने भी कह दिया कि जब मैं शेर से खाया जाऊंगा और तुम मेरी खबर सुनोगे तो तुम खड़े खड़े भस्म हो जाओगे। कहते हैं दोनों शीर्षस्थ विद्वान एक ही दिन समाप्त हो गए थे। अब कौन बचे? पतंजलि बचे निछक्के में। तो पतंजलि ने दोनों की व्याकरणों का अध्ययन किया, और उन्होंने एक अपनी व्याकरण पुस्तक महाभाष्य लिख डाली। ध्यान रखिए, पतंजलि की 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, एक महाभाष्य और एक योग सूत्र। तो योग सूत्र योग की पुस्तक है। महर्षि पतंजलि योग के गुरु हैं, योग के जनक हैं। तो योग सूत्र योग की है, और महाभाष्य व्याकरण की पुस्तक है। इन तीनों पुस्तकों को मिलाकर पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, ये तीनों पुस्तकें मिलाकर एक व्याकरण बनाई गई, जिसका नाम पाणिनि व्याकरण रखा गया। पाणिनि व्याकरण समय के साथ बहुत कठिन लगने लगी, क्योंकि उसके अध्ययन करने वाले, उसको समझने वाले लोग समाप्त होते गए। और जब कठिन लगने लगी तो भट्टोजी दीक्षित, अप्पय दीक्षित के शिष्य हुए भट्टोजी दीक्षित ने एक व्याकरण की रचना की।
जब उन्होंने व्याकरण की रचना की तो वो व्याकरण बहुत चली, उसके बाद वो भी कठिन हो गई तो और भी रचनाएं हुई, तारणीश झा वगैरह ने और भी छोटी छोटी रचनाएं की। इसके बाद संस्कृत व्याकरण से ही हिंदी व्याकरण को उठाया गया। तो मित्रों, हिंदी व्याकरण को जब उठाया गया तो कामता प्रसाद आचार्य, ये रचना 1930 में हुई है। 1930 में हिंदी व्याकरण की रचना पंडित कामता प्रसाद आचार्य ने की। इन्हीं को व्याकरण का जनक माना गया, मतलब सर्वसम्मति से कामता प्रसाद आचार्य जी को व्याकरण का जनक माना गया। तो ध्यान रखिए, अगर संस्कृत व्याकरण का जनक आ जाए तो पाणिनि को मानते हैं, और अगर हिंदी व्याकरण का जनक आ जाए तो कामता प्रसाद आचार्य को कहते हैं। तो इस तरह से हिंदी की व्याकरण की उत्पत्ति मानी जाती है। और व्याकरण के बाद माहेश्वर सूत्र जरूर सीख लेना है आपको। और इसके बाद आ जाइए आप वर्ण में। मित्रों, वर्ण, अब वर्ण पर चर्चा करते हैं। ये वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वहीं लुसेंट लिख रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि। और वहीं आनंद की किताब लिख रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। और अरिहंत लिख रही है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो मित्रों, ये अंतर क्यों मिल रहा है कि आपकी अरिहंत किताब कह रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और ल्यूसेंट कह रही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, संजीव कुमार जी लिखते हैं, और आनंद की किताब लिखती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। तो क्या ये फिर अलग अलग लिख रहे हैं? मित्रों, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। वर्ण, ध्वनि और अक्षर ये तीनों एक ही हैं, समानार्थी शब्द हैं। लेकिन समानार्थी शब्दों में भी सूक्ष्म भेद होता है। समानार्थी शब्द भी होते हैं मित्रों, उसमें भी सूक्ष्म भेद होता है। कैसे सूक्ष्म भेद? जैसे फूल है, कुसुम है, प्रसून्न है, सुमन है। आप देख रहे हैं कि ये समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, सब एक हैं। लेकिन वास्तव में फूल शब्द जो बना है वो फूलने से बना है, खिलने से बना है। अगर जो खिला नहीं है तो हम उसे फूल नहीं कह सकते। कुसुम, कुसुम उसी पुष्प को कहते हैं जिसमें कोई गंध नहीं होती, मतलब गंध आवश्यक नहीं है कुसुम के लिए। लेकिन प्रसून्न, प्रसून्न शब्द प्रसन्न से बना है, तो जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए वो प्रसून्न है। सुमन, सुमन, जिसको देखकर मन अच्छा हो जाए वो सुमन है। पुष्प, पुष्प में गंध आवश्यक है, इसी को पोहप भी बोलते हैं। गंध आवश्यक है, मतलब जिसमें अच्छी गंध हो, सुगंध हो, वही पुष्प या पुष्प है। जो खिला हो वो फूल है, जिसमें गंध आवश्यक नहीं वो कुसुम है, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए। अपन नहीं कई बार फूल को देख के कि वाह कितना सुंदर लग रहा, तो वो प्रसून्न है या सुमन है। जो मन को सुंदर कर दे, अच्छा कर दे, वो सुमन। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। पर्याय शब्दों में भी सूक्ष्म भेद होता है। इसी प्रकार से वर्ण, ध्वनि और अक्षर एक दूसरे के पर्याय हैं, किंतु पर्याय होने पर भी सूक्ष्म अंतर है। वो अंतर समझिएगा आप। तो वर्ण वास्तव में हम किसे कह सकते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। ध्यान रखिएगा, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। हम वर्ण को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्ण को हम बोल भी सकते हैं, मतलब कोई भी वर्ण लिखा है तो उसको लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो कह दो जिसको लिख सकते हैं उसको बोल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा आवश्यक नहीं है कि जिसको हम लिख सकते हैं उसको बोल सकते हैं। जैसे ध्वनि है तो ध्वनि को केवल बोल सकते हैं। अक्षर है, अक्षर को हम बोल नहीं सकते। अब आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो। अक्षर शब्द का अर्थ होता है जिसका क्षरण ना हो। मित्रों, जिस शब्द के पहले आ, निर, निह, अन ये उपसर्ग जुड़ते हैं वो शब्द को नकारात्मक बना देते हैं, निगेटिव बना देते हैं। अटल, जो टल ना सके। ऐसे अक्षर जिसका क्षरण ना हो। तो जिसका क्षरण ना हो, जो घिसे ना, जो नष्ट ना हो, वो अक्षर है। जैसे का है, उदाहरण देके आपको समझा दें, ये का लिखा है तो का अक्षर नहीं है।
आप यदि का को अक्षर समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। अगर इसकी सूक्ष्म परिभाषा में जाएं तो हम का को अक्षर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका क्षरण हो रहा है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। जब दो टुकड़े हो जाएंगे तो ये का की हालत ऐसी हो जाएगी और इसमें जो स्वर है वो अलग हो जाएगा। मित्रों, अब ये अक्षर है और ये अक्षर है, क्योंकि अब इनका क्षरण नहीं हो रहा। तो जिनका क्षरण ना हो वो अक्षर कहलाता है, लेकिन इस का को हम अक्षर नहीं कह सकते। तो फिर इस का को हम क्या कह सकते हैं? तो आप वर्ण कह सकते हो, क्योंकि ये लिखित है, लिख भी सकते हैं, इसको बोल भी सकते हैं। लेकिन अगर इस का की बात करें, हलंत वाले का की, तो मित्रों इस हलंत वाले का को हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि बिना स्वर के उच्चारण संभव नहीं है वर्णों का। और जब इसमें हलंत लगा है, और हलंत का मतलब ही होता है कि उसमें स्वर नहीं है, तो निश्चित है कि इसका हम उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्वर नहीं है। तो मित्रों इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते। इसका उच्चारण कर सकते हैं क्योंकि ये स्वर है, स्वतंत्र है। ये जो स्वतंत्र रूप से जो ध्वनि निकले वो स्वर कहलाता है। तो मित्रों आप समझ गए होंगे कि अक्षर क्या है, जिसका क्षरण ना हो। तो ये अक्षर है, ये अक्षर है, लेकिन ये अक्षर नहीं है। तो फिर ध्वनि क्या है? तो मित्रों ये जिसमें का है और का में जो हलंत लगा है, ये ध्वनि नहीं है, क्योंकि इसमें ध्वनि है ही नहीं। इसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन ये ध्वनि है, इसको हम बोल सकते हैं। तो जिसको हम बोल सकते हैं रियल में वो ध्वनि है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई अगर आ जाए, भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, क्योंकि सबसे छोटी है वो, ध्वन्यात्मक इकाई है, ध्वनि है, उसको बोल सकते हैं। तो ये आएंगे। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। वर्ण को तो हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, ध्वन्यात्मक इकाई भी है वो और लिखित इकाई भी है। लेकिन अक्षर क्या है? जिसका क्षरण ना हो वो अक्षर है। तो शायद तीनों को आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अगर परीक्षा में आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इन तीनों में से कुछ भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन है तो फिर प्रश्न बदल जाएगा, या नीचे ये तीनों ऐसा ऑप्शन होगा चौथा, ये सभी, तो ये सभी में लगाना है। अगर वो पूछ रहा है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, और ऑप्शन में वर्ण भी है, ध्वनि भी है, अक्षर भी है, तो मित्रों वर्ण, वहां लिखित इकाई अगर आ रहा है तो वर्ण को टिक करना पड़ेगा। अगर आ गया भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई क्या है, तो फिर ध्वनि को टिक करना पड़ेगा। जिसका क्षरण ना हो वह है, और नीचे लिखा है वर्ण, ध्वनि, अक्षर, तो फिर वहां अक्षर सही है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम वर्ण, ध्वनि और अक्षर को समझ गए। तो वर्ण की परिभाषा फिर क्या हुई? वर्ण के लिए हमें लिपि समझना पड़ेगा। लिपि हम पहले आपको समझा चुके हैं कि किसी भी भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए, लिपि की परिभाषा आपको बता चुके हैं कि किसी भी भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। और लिपि मतलब लेखन व्यवस्था, और उन्हीं चिन्हों को हम वर्ण कह सकते हैं, वही चिन्ह तो है। तो वर्ण, अब वर्ण जो हो गए, इस वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आपको वर्ण क्लियर हो गया, ध्वनि क्लियर है, अक्षर क्लियर है, वर्णमाला, तो वर्णमाला भी क्लियर है, क्योंकि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये वर्णमाला क्लियर है। अब वर्णमाला के बाद आएंगे वर्ण के भेद में। तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? वर्ण की परिभाषा हो गई, वर्णमाला हो गई। अब अगर वर्ण में आए तो वर्ण के, वर्णमाला के आधार पर, ये जो भेद बता रहे हैं आपको, ये वर्णमाला के आधार पर बताया जा रहा है। तो वर्णमाला के आधार पर दो भागों में बांटा गया। दो भागों में क्या, बल्कि तीन भागों में, स्वर, व्यंजन, अयोगवाय। पहले स्वर, फिर व्यंजन और फिर अयोगवाय। अब यहां पढ़ेंगे पहले स्वर। मित्रों स्वर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाय। अब बात आती है स्वर की। तो जो ध्वनि
स्वतंत्र रूप से या अबाध गति से मुख विवर से निकलती है उसे हम स्वर कहते हैं। अबाध गति मतलब बिना बाधा के। जो ध्वनि अबाध गति से मुख विवर से, मुख विवर मतलब छिद्र, विवर मीन्स छिद्र होता है, परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ये विवर का अर्थ, तो विवर का अर्थ छिद्र होता है। तो विवर से, मुख विवर से अबाध गति से बिना बाधा के स्वतंत्र रूप से जो निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया, तो इस स्वर को दो भागों में विभाजित किया गया, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल क्या है और संयुक्त क्या है? तो मूल मतलब होता है जड़, जो सबसे पहले आए उसे हम मूल कहते हैं। तो मूल स्वर और भी जो किसी अन्य वर्णों के सहयोग से नहीं बने हैं वो मूल है, जो पहले आए हैं वो मूल है। तो अगर माहेश्वर सूत्र में जाएं तो पहला सूत्र है अयुण, आ ई उ, फिर है रिलरिक, ऋषि और लिरी। तो लिरी तो है नहीं हिंदी में, लिरी केवल संस्कृत में है। तो आ ई उ, आ ई उ और ऋषि, ये चार वर्ण मूल स्वर हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि है, ये किसी के सहयोग से नहीं है, ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं। अयुण रिलरिक, सबसे पहले ध्वनि यही आई, तो इसे हम मूल स्वर कहेंगे। तो संयुक्त में क्या है? संयुक्त किसे कहते हैं? तो संयुक्त में मीन्स होता है साझा, जो वर्ण साझे में बने हों, मिलजुल कर बने हों, उसे हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। साझे में कैसे? जैसे आ और आ, मित्रों आ प्लस आ तो बन गया बड़ा आ, तो ये संयुक्त है। ई प्लस ई बन गया बड़ी ई, ऊ प्लस ऊ बन गया बड़ा ऊ, आ प्लस ई बन गया ए, आ प्लस ए बन गया आए, आ प्लस ऊ बन गया ओ, आ प्लस ओ बन गया आओ। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या 7 होती है। छोटा छोटा, बड़ा ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ। यहां मित्रों ध्यान रखिएगा, जबरदस्त कंफ्यूजन होता है आ और ई से ए, लेकिन यहां आप क्या करते हैं कि आ और बड़ी ई से आय बना देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि आ और ई से ए और आ और बड़ी ई से आए। तो आ और ई चाहे जैसे जुड़ें, छोटे बड़े चाहे जैसे हों, ए एड़ी ही बनेगा। ऐसे यहाँ आ और ए से मिलकर आय बनेगा। वही कंडीशन यहाँ है, आ और ऊ से मिलकर ओ, तो कुछ लोगों का मानना रहता है आ और बड़ा ऊ से आओ, तो यहाँ गलती नहीं करना है, आ प्लस ओ मिलके आओ बनाएगा। तो ये संयुक्त है, क्योंकि ये साझे में बने हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त वर्ण बोलते हैं। अब चूंकि ये स्वर हैं तो ये संयुक्त स्वर हो गए। अगर व्यंजन होंगे तो संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, क्योंकि संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, उन्हें आगे पढ़ेंगे। अब यहां से प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? मित्रों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप देख रहे हैं कि स्वर के 2 भेद किए हैं, मूल और संयुक्त। तो मूल की संख्या है 4 और संयुक्त की संख्या है 7, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 7 4, 7 में जब 4 जोड़ेंगे तो 7 से 8 9 10 11, तो 11 हो जाएगी। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब कुछ किताबें लिख रही हैं कि 13 होती हैं। तो मित्रों, वो 13 कैसे लिख रहे हैं? यहां जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल संशोधित पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न पत्र देखे हैं जो भी कंपटीशन में आते हैं हिंदी के, वो मैं अवश्य देखने का प्रयास करता हूं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं और उनका उत्तर क्या है। तो यदि क्वेश्चन आए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 ही लगाइएगा, चाहे किताब 12 लिखे चाहे किताब 13 लिखे, आपको 11 ही सही करना है, यही सही उत्तर है। कुछ किताबें 13 क्यों लिख रही हैं? क्योंकि इसमें वो अंग आहा ऐड कर रही हैं। अंग आहा जब ऐड कर रही हैं तो अंग आहा यहाँ ऐड होता ही नहीं है,
क्योंकि अंगहा अपने आप में अलग है, अयोगवाह है वो। अंगहा अयोगवाह क्यों है? तो फिर अयोगवाह को पढ़ते हैं कि जिनका योग ना स्वरों के साथ हो और ना व्यंजन के साथ हो, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो जिनका योग ना स्वरों के साथ हो और ना व्यंजनों के साथ हो, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो फिर उनका योग हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं? अंगहा इनके साथ नहीं है। या फिर ये मान लीजिए कि जब ये मूल दादाजी हैं, इनके दो बेटे हैं, मूल और संयुक्त। अब इनके ये बेटे हैं, अंगहा गए थे बाहर। जब अंगहा लौट के आए, दरवाजे खटखटाए, तो अंगहा ने दरवाजा खटखटाया तो ये बच्चे निकले होंगे। दादा ने क्या किया कि बाहर लिस्ट चिपका दी कि हम लोग इतने लोग हैं। अंगहा ने अपना नाम वहां नहीं पाया तो इनसे पूछा कि हमारा नाम कहाँ गया? ये लोग बोले कि दादाजी जाने। जब दादाजी से पूछा कि हमारा नाम क्यों नहीं है यहाँ, तो दादाजी ने कहा कि तुम लोग क्या है, बड़े नेता हो गए हो, अपने मन का चलते हो। तो पहले अंग ने पूछा कि भैया हमारी क्या गलती है कि हमें यहाँ क्यों शामिल नहीं किया, बताओ आप। तो दादाजी ने बताया कि तुम क्या है, नेता हो गए हो, खाते हमारा हो, भंजाते किसी की हो। तुम आजकल व्यंजन के अंग की तरह तुम्हारा उच्चारण होने लगा है, तुम आजकल व्यंजनों की बहुत संगत में रहते हो। तो अंग को लगा कि ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा भैया व्यंजन है जिसकी संगत हम कर रहे हैं? बोले वो नहीं है फलाने का, वो का वर्ग का खगा अंगा। तो अंगा और अंग, आप देख रहे हैं कि अंगा और अंग का उच्चारण एक सा है। तो बोले जो कवर्ग का है ना, वो पांचवा छोटा वाला लड़का, उसके साथ तुम बहुत घूम रहे हैं आजकल, अंग के साथ। तो काखा गागा अंगा और अंग, इनका उच्चारण लगभग समान होने के कारण यहां से अलग कर दिया गया। अब आहा ने पूछा कि हमारा तो ऐसा कोई दोष नहीं दादा, हमें क्यों निकाल दिया? तो आहा के लिए बताया कि बोले तुम तो और भी इससे भी ज्यादा हो, तुम उस हा को बिल्कुल साथ ही में लिए रहते हो हमेशा। आहा जो व्यंजन का हा है वो तुम्हारे साथ ही बिल्कुल चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा उच्चारण होता है आहा। तो इसलिए ऐसा करो कि तुम दोनों निकल लो। तो बेचारे दोनों अपने परिवार से अलग होके बोले अब कहाँ जाएं? तो व्यंजनों के पास पहुंचे कि हमारे दादा कह रहे हैं कि तुम व्यंजनों का आजकल ज़्यादा सहयोग कर रहे हो, जिनकी भंजाते हो वहीं जाओ खाओ। तो व्यंजनों ने इतना बुरा लताड़ा अंगहा को कि तुम लोग जो है पहले आईने में मुंह देखो, शीशा में शक्ल देखो जाके। तो व्यंजन ने ऐसा क्यों कहा अंगहा से कि आईने में शक्ल देखो? क्योंकि वो दिखते तो स्वरों जैसे थे, उनकी शक्ल तो स्वरों जैसी थी, क्योंकि छोटा आ में ऊपर बिंदी लगी है, आ जैसा दिखता है पूरा, यहाँ छोटा आ में पीछे बिंदी लगी है, तो इनकी शक्लें तो स्वरों जैसी थी। तो बोले पहले आईने में शक्ल देखो। अब बेचारे ना घर के ना घाट के, स्वर ने भी अलग कर दिया, व्यंजन ने भी अलग कर दिया। तो फिर इनके लिए अलग से एक कैटेगरी बनाई गई, अयोगवाह। तो अयोगवाह का अर्थ होता है जिनका योग ना स्वरों के साथ हो ना व्यंजनों के साथ हो, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह में दो वर्ण आते हैं, अंग और आहा, ध्यान रखिएगा। अब यहां से प्रश्न आया कि निम्न में से अयोगवाह नहीं है, सॉरी निम्न में से अयोगवाह है। अब उसमें ना अंग था और ना आहा था, तो फिर कह दो कि ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं था कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कि चंद्र बिंदु को भी अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या दो होती है, चंद्र बिंदु को भी अयोगवाह कहते हैं। अब चंद्र बिंदु को अयोगवाह क्यों कहते हैं? तो फिर इनकी संख्या 3 हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं मित्रों, इनकी संख्या 2 ही रहेगी, क्योंकि ये वर्ण है और ये एक चिन्ह है। तो चिन्ह को वर्णों में शामिल नहीं किया जाता है, चंद्र बिंदु को वर्णों में शामिल नहीं किया गया है, वो एक चिन्ह मात्र है। और जब चिन्ह मात्र है तो फिर निश्चित है कि इसको यहाँ ऐड नहीं करेंगे। तो उसमें ऑप्शन में चंद्र बिंदु था और प्रश्न था कि निम्न में से अयोगवाह है, अंगहा नहीं थे वहाँ, चंद्र बिंदु आया था। तो चंद्र बिंदु को भी आप ध्यान रखिएगा। तो स्वरों की संख्या कितनी? 11, मूल स्वर 4, संयुक्त स्वर 7, अयोगवाह कितने? 2। तो जो किताबें 13 लिख रही हैं स्वरों की संख्या, वो अयोगवाह को ऐड कर देती हैं, बल्कि अयोगवाह तो यहीं से अलग कैटेगरी हो जाती है उसकी। समझ में आ गया? अब व्यंजन देखते हैं। व्यंजनों को देखिएगा। अब व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं
जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वरों के इनका उच्चारण संभव नहीं है कि हम बिना स्वर के इसका उच्चारण कर दें। जैसे ये का है, ये व्यंजन है, लेकिन जब तक इसमें स्वर नहीं लगाएंगे तब तक इसको बोला नहीं जा सकता। अगर हमें छोटा आ तो छोटा का, बड़ा आ तो बड़ा का, छोटी ई तो बड़ी, छोटा ऊ तो बड़ा कू, मतलब जो भी स्वर लगा देंगे वही यहाँ पर हो जाएगा। मित्रों, जो महाभाष्य लिखा गया, महाभाष्य में वर्णों का एक नटी सिद्धांत दिया गया है। वर्णों का नटी सिद्धांत बहुत फेमस है। तो महाभाष्य पुस्तक में नटी सिद्धांत में एक मंच बनाया गया है। आपने टीवी में, फिल्म वगैरह में ऐसे खूब मंच देखे होंगे कि बीच में मंच होता है और यहाँ ऑडियंस बैठी रहती है ऐसे। तो नटी सिद्धांत, बताइए कि पतंजलि कब के थे? और पतंजलि ने तब नटी सिद्धांत दिया है, मतलब नर्तन उस समय भी होता होगा। नर्तन मतलब नाचना, तो नाच गाना उस समय भी होता होगा, उस समय भी नर्तकी आती होंगी और नर्तक आते होंगे नाचने। तो नटी सिद्धांत में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर व्यंजन नाचते हैं मंच में और ऑडियंस के रूप में स्वर रहते हैं। यहाँ व्यंजन रहते हैं और ऑडियंस के रूप में स्वर रहते हैं। स्वर, तो जब नर्तकी नाचती है तो ऑडियंस कहते हैं कि तुम किसकी हो, तुम किसकी हो, तुम किसकी हो। तो वो नर्तकी जो रहती है वो सबकी होती है। जो कहता है कि तुम किसकी हो तो वो कह देती है तेरी हूं, तेरी हूं, तेरी हूं। ये सिद्धांत नटी सिद्धांत में महाभाष्य में पतंजलि ने लिखा है। मतलब व्यंजन, अगर कोई स्वर पूछता है व्यंजन से कि तुम किसके हो, क्योंकि शुद्ध व्यंजन ये है। अब कोई स्वर पूछता है कि तुम किसके हो तो ये व्यंजन कह देता है तुम्हारे, क्योंकि इसका उच्चारण इससे मिलकर ऐसा हो जाता है। अगर यहाँ कोई पूछता है, बड़ा आ है, और बड़ा आ पूछता है कि तुम किसके हो तो भी कह देता है तुम्हारा हूं, तो बड़ा का बन जाता है। मतलब जिस स्वर के साथ जो व्यंजन मिल जाता है वो उसी का हो जाता है, उसी के अनुसार उसका उच्चारण होता है। तो ये नटी सिद्धांत है मित्रों महाभाष्य का। अब हमें व्यंजन की परिभाषा मिल गई। व्यंजन के भेद देखिए, तो व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो व्यंजन को 3 भागों में विभाजित किया गया। यहां तक आप देख पा रहे होंगे। यहां लिखा गया सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श के बाद अंतस्थ, और अंतस्थ के बाद ऊष्म। इन 3 भागों में विभाजित किया गया। तो मित्रों, स्पर्श व्यंजन क्या है? स्पर्श मीन्स होता है छूना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा उनके उच्चारण स्थानों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में जिह्वा उनके उच्चारण स्थानों को छूती है, इसलिए वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में हम कितने वर्गों को रखते हैं? इसमें 3 वर्ग आएंगे। इसका एक निक नेम भी है, मृदु। मृदु व्यंजन भी कहते हैं इसको। स्पर्श इसके मार्कशीट का नाम है, इसके मम्मी पापा मृदु मृदु बुलाते थे। इसके 5 वर्ग हैं मित्रों। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इस तरह से ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, इया। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। ये है मित्रों स्पर्श।
5 वर्ग हैं और 5 वर्ण हैं प्रत्येक वर्ग में, तो 5 गुणे 5 बराबर 25, मतलब स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। अब तो आपको वर्णमाला भी भूल गई होगी, छोटा बड़ा भूल गए होंगे, इतने बड़े हो गए हो आप, लेकिन भूलना नहीं है, आगे की पीढ़ी को भी तो पढ़ाना है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा छोटा बड़ा। फिर से पढ़ लीजिए। तो इनकी संख्या 25 होती है। अंतस्थ, अंतःस्थ व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका निकनेम है यण, इसे यण नाम से भी जानते हैं। यण नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र होता है उसका हयवरट और लण 2 सूत्र का प्रत्याहार है ये यण। तो या से लेकर हयवरट और यण में या से लेकर इणा तक के वर्ण हैं इसमें, इसलिए इसको यण कहते हैं। तो अंतस्थ की संख्या कितनी हो गई? 4, क्योंकि या, रा, ला, वा ये 4 वर्ण अंतस्थ में आते हैं। मित्रों अब ऊष्म क्या है? यहां नीचे दिखेगा, आपको दिख रहा है स्क्रीन में नीचे ऊष्म। ऊष्म में 4 वर्ण आएंगे, तालव्य, मूर्धन्य, दंतौ और हा, ये 4 आएंगे। मित्रों इनका उच्चारण यदि करना है तो इनमें हलंत नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उच्चारण नहीं करना है तो मूल व्यंजन हमेशा हलंत में ही होता है। तो सा, 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 हा ये 4 होते हैं। इनको ऊष्म क्यों कहते हैं? ऊष्म की परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मित्रों ऊष्मा प्रवाहित होती है, ऊष्मा मतलब गर्मी। ऊष्म को संघर्षी नाम से भी जानते हैं, संघर्षी, क्योंकि ये बहुत संघर्ष करके आते हैं। अब संघर्ष क्या करते हैं? जब इनका उच्चारण होता है तो मुख विवर अत्यंत संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने पर जो हवा आती है वो बहुत घिस के आती है फलकों में, तो संघर्ष करके निकलते हैं, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, सा, 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 हा। अब यहां से प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या अब आप काउंट कर सकते हैं, 25 + 4 + 4 बराबर 33 होती है। मुझे गणित तो नहीं इतनी आती, लेकिन आप जोड़ लीजिए, शायद 33 आएगा, मुझे तो रटा हुआ है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, इस तरह से 33 हो जाती है। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अब इसके बाद कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं। तो मित्रों अन्य व्यंजन कौन से हैं? तो अन्य व्यंजन में 2 को रखा गया है, एक संयुक्त व्यंजन और एक द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। मित्रों संयुक्त में 4 वर्णों को लिया गया है, छ, त्र, ज्ञ, स्रा। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। छ छत्री, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी। ज्ञ ज्ञानी मित्रों, यज्ञ नहीं, यज्ञ। जो यज्ञ आदि का वेद है वही तो यजुर्वेद है, तो उसका उच्चारण यज्ञ, ज्ञा नहीं, ज्ञ, क्योंकि ज्या और इया से मिलकर बनता है ज्ञा। तो छा छत्री है वो का प्लस षटकोण वाले सा से मिलकर बनता है। अंग्रेजी में भी आप देखते हैं KSH, तो SH से या तो तालव्य सा बनता है सीटी वाला, या SH से षटकोण वाला सा बनता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि षटकोण वाला सा लेना है, मूर्धन्य सा लेना है, ना कि तालव्य सा। तो का और सा से मिलकर छा छत्री बनता है। बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से, ता और रा से मिलकर त्रा बनता है, ज्या और इया से मिलकर ज्या बनता है, और सीटी वाला सा जिसको तालव्य सा बोलते हैं और रा से मिलकर स्रा बनता है। मित्रों अगर इसमें कहीं हमें आल जोड़ना है तो फिर यहाँ हलंत लगाना होगा, इधर हलंत लगा के ऐसे आप आ भी लिख सकते हैं।
यदि आ नहीं लिखना है तो फिर ये हलंत मिटाना होगा, आ उसी में समाहित होगा, क्योंकि जब भी कोई वर्ण से हम स्वर अलग करते हैं तो वो विकलांग हो जाता है, उसका एक अंग अलग हो जाता है। तो जब विकलांग हो जाएगा तो उसे लाठी पकड़ाना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये संयुक्त हो गए। संयुक्त की संख्या कितनी हो गई मित्रों? 4 हो गई, 4 वर्ण हो गए ये संयुक्त, 4 ही हो गए। तो द्विगुण कितने हैं मित्रों? द्विगुण में डाडलिया और ढाढक्कन में जब हम यहाँ नीचे लगा देते हैं बिंदु तो ये द्विगुण बन जाते हैं। ड़ा और ढ़ा इनका उच्चारण होता है। पढ़ाई कढ़ाई में जो ढ़ा आता है वही। डाडलिया और ढाढक्कन, डाडलिया मतलब ड़ा और ढाढक्कन मतलब ड़ा। तो ड़ा ढ़ा ये 2 वर्ण हैं द्विगुण। ये द्विगुण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें 2 गुण होते हैं, डाडलिया ढाढक्कन का, और बिंदी लग गई सुड़ा ढ़ा, इसलिए द्विगुण कहे जाते हैं। इनको उत्क्षिप्त नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त नाम से भी इनको जानते हैं। इनको उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं मित्रों? संस्कृत में एक धातु होती है क्षिप धातु। क्षिप धातु फेंकने के लिए होती है। क्षिपति मीन्स होता है फेंकना संस्कृत में। तो यहां उत्क्षिप्त, उत मीन्स होता है ऊंचा, और क्षिप, क्षिपति माने फेंकना, मतलब ऊंचे से फेंकना। उत्क्षिप्त शब्द का अर्थ होता है ऊंचे से फेंकना। तो यहां ऊंचे से फेंकने का क्या मतलब है मित्रों? मतलब है क्योंकि जब हम ड़ा और ढ़ा बोलते हैं तो जीवा को, जीभ को ऊपर ले जाकर भड़ाक से नीचे फेंकते हैं और धड़ाम नीचे गिरती है जीभ। ड़ा बोल के आप देख लें, जीभ ऊपर जाएगी और इकट्ठी नीचे गिरेगी, ड़ा ड़ा, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहा जाता है। मित्रों इनकी संख्या 2 होती है। यहां से प्रश्न पुनः बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो फिर वहां आपको ऑप्शन में 33 नहीं मिलेगा, फिर आपको 33 में ये 6 और ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगी ये 6 3 9 39 हो जाएगी संख्या कुल। तो हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, 39 होती है। अगर आ जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो मित्रों 11 में 2 अयोगवाह और ऐड हो जाएंगे तो 13 हो जाएंगे। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है, क्योंकि ये 6 और ऐड हो जाते हैं। मित्रों आज इतना ही, बाकी इसके आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है, व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है। मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन
लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से, उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।